हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबे सर जीएस पर। आज पर्यावरण की सीरीज की जो क्लास चल रही है उसमें मैंने आपको बताया था कि जीवमंडल के भेद पर आज की क्लास होगी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। जीवमंडल के भेद क्या है? जो हमारा टॉपिक है जीवमंडल के प्रमुख भेद। पहली बात तो दो शब्दों को मैं क्लियर कर दूं। जीव, जब भी कहीं हम जीव की बात करते हैं तो जीव का अर्थ हो गया वनस्पतियाँ और जीव, दोनों को मिलाकर के जीवमंडल। इस वनस्पतियों और जीवों के संसार को जीवमंडल कहते हैं। मंडल का अर्थ हो गया समूह। तो वनस्पतियों के समूह को, जीवों के समूह को, दोनों का जब सम्मिलित योग होगा तो वह जैवमंडल हो जाएगा। जीवों और वनस्पतियों के समूह के योग को एक शब्द में पुकारते हैं तो उसका नाम है जैवमंडल। अब इस जैवमंडल के भेद कितने हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले चलिए हम बात करते हैं पार्थिव जीवोम की। पार्थिव जीवोम, जलीय जीवोम, ये दो शब्द हैं। मैं एक एक करके आपसे पहले चर्चा करूंगा। पार्थिव का अर्थ होता है निर्जीव। इस धरातल पर, इस प्रकृति में जो कुछ निर्जीव है वह पार्थिव है। अब इस पार्थिव जगत में जो निर्जीव है कल वही सजीव होगा, और जो आज सजीव है वही कल निर्जीव होगा। जैसे एक प्राणी जब अपने शरीर को त्यागता है, जब एक प्राणी के शरीर से प्राण निकल जाता है तो हमारे यहाँ एक सिंपल सा शब्द इस्तेमाल होता है, चलो पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कर दे। यह पार्थिव शरीर क्या है? वहीं से बात उठती है छित जल पावक गगन समीरा। छित जल पावक गगन समीरा अर्थात हवा, पानी, मिट्टी, यह प्रकृति के सभी निर्जीव अर्थात पार्थिव तत्व हैं। यही जब मिलती हैं तो जीव होता है। तो सिंपल सी बात है, पार्थिव जीवोम अर्थात पार्थिव जीवों की जब चर्चा करेंगे तो इसमें दो बातें आएंगी। मैंने इस शब्द को स्पष्ट किया। पार्थिव का अर्थ होता है सभी निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है, और जिसमें जीवन नहीं होता है वही कल जीवन होता है। तो पार्थिव का अर्थ हो गया सभी जो घटक निर्जीव हैं वही कल सजीव होंगे। तो सजीव निर्जीव के जो स्वरूप है उसकी अलग अलग व्याख्या होगी। पहले आप जान लीजिए पार्थिव जीवों, जो पार्थिव घटक हैं उसमें कौन कौन जीव हैं। तो नंबर एक पादप, दूसरा जैव। पादप और जैव, पादप जगत की जब चर्चा करेंगे तो पादप जगत की चर्चा का आशय हो गया वह सभी वनस्पतियाँ, चाहे वह विशालकाय वृक्ष हो या लता हो या फंगस काई हो, शैवाल हो, वनस्पतियों का किसी भी प्रकार का स्वरूप पादप जगत का समूह है। जीवों का सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव और विशालकाय जीव का सम्मिलित स्वरूप इसका प्रतिनिधित्व करता है जीव जगत का। उसमें चींटी है, हाथी है। यह चींटी से लेकर के हाथी, उड़ने, चलने, तैरने, दौड़ने वाले सभी जीवों का प्रतिनिधि तत्व कौन है, प्रतिनिधि पॉइंट कौन है, वह जीव। और पादप जगत में फंगस काई से ले विशालकाय बरगद, यह है पादप जगत का। अर्थात सभी जीव और सभी पादप मिल करके पार्थिव जीवों की संरचना करते हैं। अब है जलीय जीव। तो जो स्वरूप पादप और जीवों का धरातल पर है वही जीव पादप का स्वरूप समुद्रों में है, जलीय क्षेत्र में है। अब यह पार्थिव जीव मतलब महाद्वीपीय स्वरूप का है। यह जलीय जीवों अर्थात जीवों का उसका प्रतिनिधि पॉइंट है महासागर। यह महाद्वीप हो गया, यह महासागर हो गया। महाद्वीप पर जो पार्थिव जीवों है वह पादप के रूप में, जीव के रूप में है। जलीय जीवों में जो महासागरों में, झीलों में, नदियों में है उसका भी यह दो स्वरूप है, एक पादप तंत्र, एक जीव तंत्र। समुद्रों में, जीवों में जो पादप जगत है, एक घास की चर्चा करके मैं प्रतिनिधि उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे प्लैंकेटन घास, प्लैंकेटन घास समुद्र में पाई जाती है, वह पादप जगत का प्रतिनिधित्व करती है। उसी तरह शैवाल है, काई है। यह शैवाल, काई, प्लैंकेटन घास, यह समुद्री या जलीय जीवों में पादप घटक का प्रतिनिधित्व है। और जीव तंत्र की बात करेंगे तो जल में रहने वाले सभी जीव
जलीय जीवों के अंग है। उसमें मछलियाँ भी हैं, उसमें तमाम प्रकार के जीव हैं, कछुए से लेकर के जितने फॉर्मेट के जीव हैं सब के सब आ जाएंगे। तो यह दो भेद स्पष्ट हो गए, एक पार्थिव जीवों में जिसमें महाद्वीपी में पादप और जीव अर्थात वनस्पतियाँ और जीव, महासागरी में पादप और जीव तंत्र, यह चार घटक मिल करके पूरे पर्यावरण को जन्म देते हैं और यह भेद है जीवमंडल के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करेंगे। अब बात है, एक शब्द बड़ा सारगर्भित है, अब बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को अपने बीच में कहते सुनते बहुत पाए होंगे, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति परिवर्तनशील है, इस शब्द को हमारी भूगोलवेत्ता कुमारी एलन चर्चिल सिंपल ने बड़े साफ शब्दों में कहा, अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच जो पारस्परिक संबंध है वह क्या है, हमारे बीच पारस्परिक संबंध ही उस पूरी प्रकृति की जो परिवर्तनशील व्यवस्था है उसका प्रदर्शन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। अब यहाँ जो शब्द है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, तो प्रकृति परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि पृथ्वी खुद स्थिर नहीं है। तो जब पृथ्वी स्थिर नहीं है तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे प्राकृतिक घटक कैसे स्थिर हो सकते हैं? तो जब वो स्थिर नहीं होंगे तो पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है, दो शेप में है, एक दैनिक गति है, एक वार्षिक गति है। दैनिक और वार्षिक गति पृथ्वी की जो चक्रीय व्यवस्था है उसमें यही स्वरूप प्रदान करती है कि प्रकृति परिवर्तनशील है, अर्थात प्रकृति पल पल बदल रही है अपने स्वरूप को, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। यह प्रकृति की परिवर्तनशीलता पृथ्वी की गति पर है और यह पृथ्वी की गति जो है वही परिवर्तनशील का आधारी बिंदु है। और यह परिवर्तन कहाँ होता है, यह परिवर्तन कैसे दिखता है, मैं इसकी एक एक करके चर्चा करूँगा। परिवर्तन भौतिक जगत में है, भौतिक तत्व जितने हैं वह सब स्थिर नहीं है, वह स्वरूप बदल रहे हैं। तो भौतिक तत्व स्वरूप बदल रहे हैं, जैविक तत्व स्वरूप बदल रहे हैं और रासायनिक। यदि प्रकृति की परिवर्तनशीलता को हमको आपको समझना है तो वह तीन रूपों में हमको समझना होगा। प्रकृति कैसे परिवर्तनशील है, तो वह है भौतिक जगत के कारण, जैविक जगत के कारण और रासायनिक व्यवस्था। भौतिक, जैविक, रासायनिक, ये तीन स्वरूप जो है प्रकृति की परिवर्तनशीलता के गुण और उसके धर्म को लगातार बल देते हैं। आप देख लीजिए, जहां आज पर्वत है वहां कभी सागर था। जैसे आप टेथी सागर को ले लीजिए, आज जहां उत्तर भारत का पूरा बेल्ट है, पूरा हिमालयी क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो स्वरूप है उत्तर भारत का, यहाँ पहले टेथी सागर था, आज क्या है, हिमालय। ये भौतिक तत्वों में पृथ्वी, भौतिक तत्वों में जो मिट्टी का स्वरूप बदला वह किसके कारण, तो इसको समझना पड़ेगा। भौतिक तत्वों में मिट्टी परिवर्तनशील है, आज वहाँ सागर, फिर पर्वत, फिर कभी सागर होगा। जैसे आज टेथी सागर में हिमालय है, हो सकता है आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी के पास कोई एक अच्छे से पर्वत का उदय हो। यह उदय किसका है, भौतिक तत्वों का उदय है, भौतिक परिवर्तनशीलता है। जहाँ सागर है वहाँ महासागर होगा और जहाँ महासागर है वहाँ सागर होगा। यह परिवर्तनशील स्वरूप चलता रहता है। और यह परिवर्तनशील भौतिक तत्व केवल मिट्टी के लिए नहीं है, पानी के रूप में, हवा के रूप में, जल के रूप में, ताप के रूप में, दाब के रूप में सब बदल रहा है। आप देख लीजिए, अभी जाड़ा का समापन हुआ है और गर्मी का आगमन हो रहा है, तो ताप में भी परिवर्तन हो गया। पहले ठंडक थी क्योंकि टेम्परेचर कम था, आज अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो भौतिक तत्व जितने हैं सब परिवर्तनशील है। वह मिट्टी के रूप में हो सकते हैं, ताप के रूप में हो सकते हैं, दाब के रूप में हो सकते हैं, जल के रूप में हो सकते हैं, हवा के रूप में हो सकते हैं। तो ये भौतिक स्वरूपों में नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। जैविक है, तमाम प्रकार के, आप पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पढ़े होंगे तो विभिन्न कालखंडों में विभिन्न प्रकार के जीव आए और चले गए। कुछ समाप्त हो गए, कुछ समाप्त होने की कगार पर हैं, कुछ लुप्त हो गए, कुछ लुप्त होने की श्रेणी में हैं। डायनासोर आज हमारे धरातल से समाप्त हो गया, आज हम उसे
पार्कों में सीमेंटेड कंक्रीट के बने देख सकते हैं या तो फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, आज वह जीव नहीं है। ये किसकी देन है? यह भौतिक के बाद जैविक परिवर्तनशीलता का ही प्रतीक है। काला हिरण समाप्त हो रहा है, वनस्पतियां समाप्त हो रही हैं, संजून बूटी धरातल से चली गई, तो एक आएगा एक जाएगा, एक स्थान छोड़ेगा दूसरा ग्रहण करेगा। यही प्रकृति का परिवर्तनशील स्वरूप है। तो इस प्रकृति की परिवर्तनशीलता को पढ़ना, इस प्रकृति की परिवर्तनशीलता को समझना है तो इन तीन घटकों पर बहुत विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, जो मैंने एक अभी स्पष्ट किया, भौतिक तत्व में, दूसरा जैविक तत्व में। जैविक तत्व का जो मैंने डायनासोर का उदाहरण दिया, काला हिरण का उदाहरण दिया, कुछ समाप्त हो गए हैं, कुछ समाप्त होने की कगार पर हैं। वनस्पतियों की बात है तो संजून बूटी समाप्त हो गई है, सिंकोना का पौधा समाप्त हो रहा है, बहुत से ऐसे पौधे, बहुत से ऐसे जीव हैं जो समाप्त हो रहे हैं, उसके जगह नए जीव, नई वनस्पतियां अपना स्थान ले रही हैं। उसी तरह भौतिक की भी बात है, जहां आज सागर है कल वहां स्थल हो सकता है। जल थल में परिवर्तनशीलता लगातार बनी हुई है। रासायनिक स्वरूपों में भी परिवर्तन है। प्रकृति की परिवर्तनशीलता को समझने पढ़ने के लिए भौतिक और जैविक के बाद रासायनिक, केमिकली जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसको भी समझना होगा। यदि हम बखूबी विधिवत रासायनिक, जैविक, भौतिक स्वरूपों को समझ लेंगे तो प्रकृति की परिवर्तनशीलता को आसानी से जान लेंगे। अब यह परिवर्तनशीलता है तो और उसके कौन से उत्तरदायी तत्व हैं? ये तीन प्रमुख उत्तरदायी तत्व हैं। इसके बाद और भी उत्तरदायी तत्व हैं, और भी जिम्मेदार घटक हैं। जैसे नंबर 1 की बात करते हैं, जीवमंडल एक परिवर्तनशील जैविक व्यवस्था है। जीवमंडल एक परिवर्तनशील जैविक व्यवस्था है। कैसे? आप देख लीजिए, एक छोटा जीव जब आता है तो वह वृद्धि और विकास करते हुए शिशु अवस्था से जरावस्था को प्राप्त होता है। तो ये शिशु अवस्था से जरावस्था को प्राप्त होना, वृद्ध होना और फिर समाप्त हो जाना, यह क्या है? इसी परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। जीवमंडल एक परिवर्तनशील जैविक व्यवस्था है। यह जो गांव में कहावत है, जो आया है सो जाएगा, आना जाना लगा रहा है, तो यह जीवन की परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। प्रकृति का वरदान है यह परिवर्तनशीलता, प्रकृति का वरदान है। कल्पना करिए प्रकृति परिवर्तनशील न होती, सब कुछ ठहर सा जाता, और जब सब कुछ ठहर सा जाता तो यह पूरी की पूरी व्यवस्था क्या होती? एक वीरान सी हो जाती, जड़ता आ जाती। नूतनता परिवर्तनशीलता की प्रतीक है। यदि नूतन कुछ है, कुछ नयापन है, तो इसी परिवर्तन के कारण, यदि यह रुक जाता, थम सा जाता, जड़ हो जाता तो यह न होता। और यही प्रकृति का वरदान है। जीव और वनस्पतियों में विविधता है। नाना प्रकार के जीव और नाना प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो यह विविधता, यह भिन्नता किसकी देन है? प्रकृति की परिवर्तनशीलता की देन है। आज संसार में देख लीजिए, किसी का चेहरा, वनस्पतियां, जीव जगत हो, वनस्पत जगत हो, हर जगह भिन्नता है, कोई किसी की कॉपी नहीं हो सकता। और यह वरदान, यह अनुपम भेंट किसकी देन है? प्रकृति की देन है। तो प्रकृति का वरदान है। जीव और वनस्पतियों में यह विविधता है। प्रकृति में पारिस्थितिकी की देन है। और यह सब कुछ किसकी देन है? प्रकृति की पारिस्थितिकी देन है। प्रकृति एक ऐसी पारिस्थितिकी चक्रीय व्यवस्था से संचालित है जिसके कारण यह सब कुछ संभव हो पाया। तो पारिस्थितिकी तंत्र ही इस पूरे सत्ता का, इस पूरे प्रकृति की परिवर्तनशीलता का नियामक है, अर्थात केंद्र बिंदु है। उसी से यह सब परिवर्तनशील हो रहा है और चल रहा है। तो उसमें कौन जिम्मेदार है? पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकृति में पारिस्थितिकी देन है किसकी? परिवर्तनशीलता की। पारिस्थितिकी ना होती तो प्रकृति परिवर्तनशील ना होती। तो क्लियर हो गया, प्रकृति की परिवर्तनशीलता के प्रमुख जिम्मेदार घटक भौतिक, जैविक, रासायनिक। जीवमंडल एक परिवर्तनशील जैविक व्यवस्था है। प्रकृति का वरदान है। जीव और वनस्पतियों में विविधता है। प्रकृति में पारिस्थितिकी की देन है। यह सब कुछ परिवर्तनशीलता के प्रतीक बिंदु हैं। अब है पारिस्थितिकी, जो इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे पाठ का मुख्य बिंदु है, प्राण है।
उस शब्द को समझना जरूरी है पारिस्थितिकी। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, स्थित का अर्थ है जो हमारे चारों तरफ स्थित है वह पारिस्थितिकी है। अब हमारे चारों तरफ क्या स्थित है? सजीव और निर्जीव। एक तरफ चारों तरफ आप निगाह डालेंगे तो आपके चारों तरफ निर्जीव चीजें हैं, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, प्रकाश, ताप, दाब, ये सब कुछ, ये बिल्डिंग, ये भवन, ये मिट्टी, ये सब निर्जीव हमारे चारों तरफ है। सजीव की बात करेंगे, कीट, पतंगे, हम, आप, वनस्पतियां, जीव। तो ये जो सजीव और निर्जीव हैं, ये सजीव और निर्जीव ही मिल करके पारिस्थितिकी को जन्म देते हैं। अब इस पारिस्थितिकी को जन्म देने के कारण ये चलते कैसे हैं इसकी बात करेंगे। आर डजोज एक विद्वान थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। आर डजोज जीवित जीवों का जीवन प्रकृति है। जीवित जीवों का जीवन प्रकृति है। तो जीवित जीवों का जीवन कैसे है? जी और वन ऑक्सीजन देते हैं, जीव कार्बन देते हैं। तो यह जीवों से निकले हुए कार्बन को जंगल या पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधे जंगलों से निकले हुए ऑक्सीजन को जीव लेते हैं। यह एक पूरी सर्किल चलती है। इसी से पारिस्थितिकी संचालित होती है, गतिशील होती है और अपने काम को संपन्न करती है। जीवित जीवों का जीवन प्रकृति है और पर्यावरण जिसमें जीव निवास करते हैं तथा परस्पर क्रिया करते हैं। यह जो चारों तरफ सजीव निर्जीव के बीच एक सर्किल है, एक चक्र है, एक घेरा है, यह एक साथ काम करते हैं और यही जो चारों तरफ है यही संचालन की प्रमुख भूमिका में है। और इसी को एक जीव जहां निवास करता है, यह पूरी कायनात, यह पूरा ब्रह्मांड पारिस्थितिकी है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो पारिस्थितिकी है, उस किसी विशेष स्थान पर जीव जो निवास करता है वह उसके चारों तरफ जो है वह पर्यावरण है। पर्यावरण, परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरा। अर्थात इस पूरे पारिस्थितिकी में एक जीव के जो चारों तरफ आवरण है वह पर्यावरण है। तो इस तरह पारिस्थितिकी शब्द का अर्थ, पर्यावरण का अर्थ दोनों मैंने क्लियर कर दिया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस पूरी कायनात, पूरा धरती, पूरा यह संसार पारिस्थितिकी से ओतप्रोत है। इस पारिस्थितिकी से ओतप्रोत संसार में एक किसी स्थान विशेष पर जो जीव निवास करता है उसके चारों तरफ जो आवरण है, ढक्कन है, संपुट है, घेरा है, वही उसका पर्यावरण है। और वह पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों मिल करके क्रिया करते हैं। अब इसमें जो पारिस्थितिकी है वह एक यूनानी भाषा का शब्द है, इकोलॉजी। इकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। यह आइकोस, ध्यान से सुनिए, इकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है। यह आइकोस जिसका अर्थ होता है निवास स्थान, यूनानी भाषा में आइकोस का अर्थ होता है निवास स्थान और लोगोस का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात आइकोस, लोगोस, ये दोनों जो शब्द है आइकोस, लोगोस, इसका अर्थ हो गया निवास स्थान का वर्णन करना। अर्थात इकोलॉजी का छात्र, इकोलॉजी का शिक्षक किस बात का अध्ययन करता है? इकोलॉजी में किसी स्थान पर जो जीव निवास करता है उसका वर्णन करना ही इकोलॉजी का अध्ययन करना है, इकोलॉजी का पढ़ना है। आइकोस निवास स्थान, लोगोस वर्णन करना, अर्थात निवास स्थान का वर्णन करना ही इकोलॉजी को पढ़ना है। निवास स्थान का वर्णन करना ही पारिस्थितिकी का अध्ययन है। किसी जीव के निवास स्थान का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। यह इथोलॉजी और हेक्सोलॉजी का सम्मिलित स्वरूप है। यह शब्द जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इस्तेमाल किया था। आपको बता दें, इकोलॉजी शब्द जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में इस्तेमाल किया था। इसके पहले इस शब्द का इस्तेमाल प्रचलन में नहीं था। इस शब्द का प्रचलन 1869 में जर्मन वैज्ञानिक
अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी का उत्पत्ति यूनानी भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है निवास स्थान का वर्णन करना ही पारिस्थितिकी अथवा इकोलॉजी। अब बात है वनस्पति शास्त्री ई.पी. ओडम इकोलॉजी पर, पारिस्थितिक पर जो सबसे बढ़िया काम किया है अर्नेस्ट हैकल के बाद, वह है ओडम महोदय। ओडम महोदय ने, यह एक वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने 1975 में पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा प्रकृति कार्य का अध्ययन किया। ओडम महोदय 1975 में पारिस्थितिकी प्रकृति की, मतलब पारिस्थितिकी की क्या प्रकृति है, उसकी संरचना कैसे है, यह पारिस्थितिकी बनी कैसे, इन सारी बातों का अध्ययन किया ओडम महोदय ने 1975 में। अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रेडरिक ने समुदाय विज्ञान नाम दिया। अलग अलग विद्वानों ने इसी कॉन्सेप्ट को अपने अपने तरीके से रखा। अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द की उत्पत्ति की। ओडम महोदय ने 1975 में इसकी संरचना, इसकी बनावट, इसकी विशेषता की व्याख्या की, और अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रेडरिक ने समुदाय विज्ञान कहा। अब ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संदर्भ करके अध्ययन करने के लिए की गई। पारिस्थितिकी के प्रकार, अब हम जब पारिस्थितिकी को समझ लिए हैं तो इसमें अब इसके प्रकार को जानेंगे कि पारिस्थितिकी के कितने प्रकार हैं। पूरी हमारी पारिस्थितिकी है, इस पारिस्थितिकी के प्रकार कई हैं, जिसके दो प्रमुख घटक हैं। उन दो प्रमुख घटकों की चर्चा हम कर लेते हैं। एक है स्व पारिस्थितिकी और दूसरी है समुदाय पारिस्थितिकी। जो भी जीव, जो भी वनस्पतियां निवास करती हैं, उनकी अपनी एक स्व पारिस्थितिकी होती है। चाहे वह मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, उनकी अपनी एक निजी पारिस्थितिकी अपने आसपास के परिवेश पर होती है, जिसे हम स्व पारिस्थितिकी नाम से जानते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं। यह भोजन बनाने के बाद वह पूरे ऊर्जा का बहिर्गमन करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। यह सब कुछ अपने आसपास के परिवेश में घटता है, तो यह स्व पारिस्थितिकी का है, स्वपोषण का है। यह स्वपोषित होती हैं और यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं। तो स्वपोषण और स्व पारिस्थितिकी खुद की अपनी निजी पारिस्थितिकी के अंतर्गत आती है। इसकी डिटेल चर्चा जब स्पेशल क्लास चलेगी तो मैं बताऊंगा। समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी का अर्थ हो गया कि एक समुदाय विशेष जहां निवास करता है उसकी अपनी एक पारिस्थितिकी होती है। जैसे अमेरिकन समुदाय, ब्रिटिश समुदाय, भारतीय समुदाय, मुस्लिम समुदाय, यूरोपियन समुदाय, अफ्रीकन समुदाय, पशु का एक समूह है, वह पशुओं का समुदाय, पक्षियों का, वनस्पतियों का, यह नाना प्रकार के जो मैं अभी एक एक करके चर्चा कर रहा हूँ, ये सबकी अपनी एक पारिस्थितिकी है। हर समुदाय की, हर समाज की अपनी पारिस्थितिकी है। हमको, आपको जब पारिस्थितिकी का गहन अध्ययन करना है तो इस पारिस्थितिकी के गहन अध्ययन में स्व पारिस्थितिकी और पर पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी दोनों का विधिवत नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। समुदाय माने स्थान विशेष पर निवास करने वाले उस समुदाय की अपनी एक पारिस्थितिकी। जैसे आप देख लीजिए, जो जनजातियां निवास करती हैं उन जनजातियों का एक अपना समुदाय होता है। जैसे थारू, भोटिया, गोंड, भील, यह समाज जो है, यह समुदाय जो है एक अपने विशेष, उसी तरह वनस्पतियों का संसार है, जीवों का संसार है, पशुओं का संसार है। यह सबके अपने समुदाय की अपनी पारिस्थितिकी होती है। यदि पारिस्थितिकी का सही और सटीक अध्ययन करना है तो हमको इन दोनों को जानना अति आवश्यक है, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी को मैं डिटेल कर दूं तो स्व पारिस्थितिकी में क्या है, एकाकी जैव जाति, उसके पर्यावरणीय अंतर प्रक्रिया का अध्ययन। एकाकी जैव जाति का अर्थ क्या हो गया, जैसे एस्किमो जाति जो है वह एकाकी जाति है, उसे और समाज के और इस संसार के लोगों के होने से कोई लेना देना नहीं है।
वह एकाकी समुदाय है एस्किमो का। वह समाज से कटे लोग हैं। वह जीव जो है, वह जो जैविक परिवार है, वह एकाकी स्वपारिस्थिति का अध्ययन का प्रतीक है। स्वपारिस्थिति एकाकी जैव जाति, उसके पर्यावरणीय अंतर प्रक्रिया का अध्ययन, चाहे एस्किमो की बात कर लें, चाहे वनस्पतियों की बात कर लें, जो जीव और वनस्पतियां उनके एकाकी स्वरूप का अध्ययन उस स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत आएगा। अब समुदाय पारिस्थितिकी संपूर्ण जैव जाति का आपस में तथा पर्यावरण के सापेक्ष अध्ययन। संपूर्ण जैव जाति के क्या है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एस्किमो जनजाति, भील, गोंड, यूरोपियन, अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन, यह जो है यह एक स्व का है प्रतिनिधित्व। एस्किमो जीव जो है, एस्किमो जाति जो है, यह एस्किमो जाति जो है स्व पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व है। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवों का अध्ययन क्या है, समुदाय पारिस्थितिकी। जैसे इस शब्द से स्पष्ट है, संपूर्ण जैव जाति का आपस में पर्यावरण के सापेक्ष अध्ययन, चाहे वह अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, मध्य एशिया के हों, उत्तर एशिया के हों, यूरोपीय हों, कहीं का हो, सारे जीव, सारे मानव जात, सारी जैव जाति का जब उस पर्यावरण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे तो यह समुदाय पारिस्थितिकी होगी। जैसे आप देख लीजिए भारतीय जनमानस का यहाँ के परिवेश के अनुसार जब अध्ययन आप करेंगे तो यह समुदाय पारिस्थितिकी होंगे। मान लीजिए भारतीय समाज, भारतीय समुदाय का अध्ययन भारतीय परिवेश के अनुसार इसके पर्यावरण के अंतर्गत जब अध्ययन होगा तो वह समूचा अध्ययन समुदाय पारिस्थितिकी होगा। संपूर्ण जीव जाति का उस स्थान विशेष के पर्यावरण के साथ जो अध्ययन होगा वह समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाएगा। अब है ओडम की बात। पारिस्थितिकी तंत्र, रचना और कार्यविधि। पूरी पारिस्थितिकी को समझना है तो ये 3-4 शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। पारिस्थितिकी पर, इसका तंत्र कैसे काम करता है उस पर, इसकी रचना अर्थात बनावट कैसे होती है वह, और इसकी कार्यविधि क्या है। पारिस्थितिकी की बनावट, उसके काम करने के तरीके, उसकी संरचना और वह कैसे वर्क करता है, वह तंत्र कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब इसका अध्ययन करेंगे तो आप पारिस्थितिकी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। ट्रूसो 1883 में मानव, जीव, जंतुओं, वनस्पतियों का अध्ययन शामिल किया। ट्रूसो महोदय ने पारिस्थितिकी अध्ययन में मानव, जीव, जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करने की सलाह दी और बताया कि जब हम किसी स्थान विशेष पर इनका, मानव का, जीव का, जंतु का और वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे तब हम पारिस्थितिकी को भली भांति समझ पाएंगे, अन्यथा ऊपरी सतही जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। यदि एक विद्यार्थी के नाते, एक शिक्षक के नाते हम सभी को अच्छे से पारिस्थितिकी को समझना है तो हमें इन बातों का ध्यान देना होगा कि उस स्थान विशेष के मानव, उस स्थान विशेष की जीव, उस स्थान विशेष की जंतु, उस स्थान विशेष की वनस्पतियाँ, इन सब का अध्ययन परस्पर अंतर प्रक्रिया के द्वारा जो किया जाएगा और उससे जो जानकारी हासिल होगी वह समूची जानकारी पारिस्थितिकी की होगी और उसके तंत्र को हम समझ पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और आपको लगातार ये वीडियो मिलती रहे। आपने यह पूरी वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।